के बाद में मुझे पता कि एक चीज है जो मैं मिस कर रहा था काफी, मतलब उसमें एक मोमेंटम नहीं है, स्पीड नहीं है। तो आज हम लोग ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज और ऐसे आइडिया के बारे में बात करेंगे जहां पे कुछ स्पीड और मोमेंटम उस स्टॉक में जाए। लेकिन उससे पहले काफी सारे भाई मतलब ये है कि मतलब ट्रेडिंग और इन्वेस्ट के बीच में फर्क नहीं जानते। देखिए ट्रेडिंग कैसी होती है, जैसे हम लोगों ने दुकानें लगाई हुई है जहाँ पे लोग आते हैं, फॉर एग्जांपल आते हैं कोई दुकान, जैसे मैं मोबाइल की दुकान चलाता हूँ, तो वो आते हैं मोबाइल लेके चले जाते हैं, फिर उसके बाद मोबाइल लेके जाते हैं। ये ट्रेडिंग है, पैसों का लेना देना। वो ट्रेडिंग क्या होती है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जैसे हम लोग एक काम करते हैं कि अगर फर्ज करें कि मैं सब्जी का कारोबार या फ्रूट का कारोबार करता हूँ, तो मेरा फ्रूट का कारोबार, मुझे पता होता है कि आज मैंने लिया है फ्रूट मार्केट से उठाया है इतने टन, मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारे फ्रूट मुझे फरोख्त करने हैं। तो इस तरह का आइडिया जो होता है वो ट्रेडिंग का जो मतलब कि लाइफ टाइम होती है या फिर ट्रेडिंग टाइम होता है, वो बहुत शॉर्ट होता है। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ कि केले मैंने मतलब महीना महीना रख दिया और चलो ठीक है तो दाता है तो बेचूंगा, तो ये नहीं हो पाता। उसी तरह हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग्स भी होती हैं, स्टॉक्स भी उसी तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो हम आज सारे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब एक हफ्ते की ट्रेडिंग से करेंगे, फिर उसके बाद एक महीने की ट्रेडिंग करेंगे, फिर एक साल के तक के स्टॉक्स देखेंगे, 5 साल के भी देखेंगे, 10 साल के भी देखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे ये स्टॉक्स मतलब आपको स्ट्रैटेजीज और ये बात समझ में सॉरी सुनाई दी, मगर आपको समझ में आना चाहिए। अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप अपने सवाल अपने पास में रखिएगा, ये सारा आपको कंटिन्यू होने दीजिए। लास्ट में मैं सबके सवाल इंशाल्लाह और टॉपिक बाय टॉपिक इकट्ठे लूंगा। तो उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक होता है रिस्क। हमारे यहाँ पे जितना भी मैंने देखा है, लोग हम लोग में जो है ना लॉस करने के लिए कतराते हैं। पता नहीं मतलब होगा, उनके कोई रीजंस होंगे, शायद उनके पास में नए नए होंगे, शायद उनके पास में कुछ ज्यादा पैसा नहीं होगा, काफी सारे रीजंस होंगे। हो सकता है वो सोच रहे होंगे कि आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, जैसे मैंने अगर मैंने कोई केला लिया है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन के अंदर मुझे फरोख्त करना है। चाहे मैंने वो 100 रुपए किलो उठा यानी डजन उठाए हैं, या मैंने 50 रुपए डजन उठाया है, मुझे वो फरोख्त करना है। नहीं तो मेरा क्या होगा कि मतलब वो सारा जो पैसा है वो मतलब डूब जाएगा। आई कैन नॉट रिकवर फ्रॉम दैट, मतलब मुझे उससे वो वापस नहीं मिलेंगे। तो उसी तरह का ट्रेड होता है। ट्रेड ने ले लिया, एक चीज होती है स्टॉप लॉस, जहां पे स्टॉप लॉस हमने बोला ये स्टॉप लॉस के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो वो स्टॉक से निकल जाइए, तो निकलना चाहिए, उसको रेस्ट करना चाहिए। लेकिन अभी स्टॉप लॉस कैसे डिसाइन साइन करते हैं या फिर ट्रेड कैसे लेते हैं, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए, उस बात अब सबसे पहले हम लोग उससे शुरुआत करेंगे। एक होता है रिस्क पर ट्रेड, मतलब जो भी ट्रेड आप ले रहे हैं उसमें कितना रिस्क आप ले रहे हो। ठीक है, उससे पहले हम बात करेंगे बिस्मिल्लाह, यानी हमारे पास में कितना अमाउंट है। ठीक है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपके पास में 1 लाख है, किसी के पास कम होंगे, किसी के पास में ज्यादा होंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूं कि आपके पास में अगर 1 लाख रुपए है, तो उसको सबसे पहले आप डिवाइड करिएगा 23 पॉइंट, अभी एक सेकेंड, हाँ आपको एक एक्शन नजर आ रही है आपको, है ना। जी आ रही है। जी जी। तो हम रिस्क पर ट्रेड की बात करते हैं कि कितना हमारे पास में, एग्जांपल अगर
अगर हमारे पास में कैपिटल लाख है, ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको डिवाइड करिए 23.8 से। ना वो 23.8 कहाँ से आया? इट इज सिंपल, ये फिबोनाची नंबर है। फिबोनाची नंबर में 3 परसेंटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 23, 38 एंड 61, ठीक है। नाउ 23.8 से आप डिवाइड करिएगा 1 लाख, तो उसके पास का रिजल्ट आएगा आपको 23,000 के करीब। अगर आपके पास में 1 लाख है तो आप ये टोटल रिस्क समझ जाइए, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जितने भी इन्वेस्टिंग आप कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, आप एक अमाउंट उसको अलग कर दीजिएगा। 23,800 मेरा रिस्क कैपिटल है, इसको हम बोलते हैं रिस्क कैपिटल। अब उसके बाद इस रिस्क को डिवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कितना रिस्क होना चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में रिस्क चाहिए, उसका भी सिंपल सा एक फॉर्मूला है। नाउ अगर उस अभी गया मेरा ये रिस्क कैपिटल मैंने अलग कर दिया, मतलब ये मैं सॉरी, ये मुझे हमेशा की मेरे पास में रखना है, और टर्म मिड टर्म के लिए मैं इन्वेस्ट करूँ 38.2%, मतलब मेरे पास में 76,000 बचे, उसे 38.2 मैं शॉर्ट एंड टर्म को अलग करूंगा। इतना पैसा 30,000 मैं शॉर्ट टर्म में डालूंगा और लॉन्ग टर्म मतलब बड़े टर्म की डालूंगा। ये परसेंटेजेस आप नोट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। मतलब हमने इस 1 लाख को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। अब इस 3 हिस्सों में पहला वाला हिस्सा था कि हमने रिस्क कैपिटल, हमने ये कबूल कर लिया कि अगर मैं कितना भी ट्रेडिंग करूं, 100 ट्रेड करूं, 1000 ट्रेड करूं, जितना भी ट्रेड करूं, मुझे इससे ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज्यादा नुकसान होगा तो उस मतलब महीना या साल के लिए मैं ट्रेडिंग फिर दोबारा नहीं करूंगा। ये आपका कन्विक्शन होना चाहिए। फिर उस बाद में जो बचा हुआ अमाउंट है ना, उसको 2 हिस्सों में करेंगे, एक ट्रेडिंग के लिए, एक इन्वेस्टमेंट के लिए। ट्रेडिंग के लिए आप 38.2 एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए 61.8, ये परसेंटेजेस आप डिवाइड करके अपना अमाउंट अलग कर दीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे 47,000 मतलब 47,000 मुझे इन्वेस्टिंग में डालना है, स्टॉक्स में डालना है, लॉन्ग टर्म के लिए डालना है, और 30,000 से मुझे ट्रेडिंग करनी है, और ये मेरा रिस्क कैपिटल है। करेक्ट? यहां तक समझ बात ना। अभी आप बोलेंगे कि यार ये 23,000 नुकसान जो है ये काफी बड़ा नुकसान है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर इसको हम कैलकुलेशन में डालें, लाइक फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब ट्रेडिंग में आप फर्ज कीजिए आपने पूरे साल में 42 ट्रेड्स लिए आपने, ठीक है ना, 42 ट्रेड्स आप मान के चलिए कि एक के पीछे एक सारे फेल हो गए, सारे के सारे फेल हो, ठीक है। सारे के सारे फेल होने के बावजूद आपका रिस्क वैल्यू जो है ना, मतलब सारे अगर फेल हो जाते हैं तो आपका रिस्क वैल्यू सिर्फ 3% ऑफ 23,000 होगा। कैसे होगा हम बताते हैं। फिर उसके बाद में अगर ये भी मान के चलें कि नहीं, मैंने 10 ट्रेड किए हैं, 10 ट्रेड में मेरे 5 सक्सेसफुल होंगे, विनिंग ट्रेड होंगे, 5 मेरे लूजिंग ट्रेड होंगे। अगर उस हिसाब से करते हो फिर भी आपको 12% का प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा, 12% का प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नाउ ये छोटा सा कैलकुलेशन है, ये एक्सेल फाइल में आपको ग्रुप में शेयर कर, वो आप देखते रहिएगा। चाहे प्राइस कौन सी भी रहने दीजिए, कोई कुछ भी रहने दीजिए, 1000 का रहने दीजिए या 100 का रहने दीजिए। मैंने एकदम एक्सट्रीम एग्जाम्पल लिया है जो कि प्राइस सारे सिर्फ 100 का यूनिट प्राइस है, सीएमपी पे आपको मिलेगा, लेकिन उसका स्टॉप लॉस जो है ना, स्टॉप लॉस जो है 50% का मैंने लिया है। मतलब 100 में आपने खरीदा और 50 आपने बेचा, और यहाँ पे 100 पे आपने खरीदा और यहाँ पे 90 पे आपने बेचा। ऐसे भी ट्रेड्स को आप पास और फेल 50% पे लेके आएंगे ना, तो आप प्रॉफिट ही होगा एट द एंड ऑफ द डे, प्रोवाइडेड आपका विन रेशियो जो है वो 50-50% होना चाहिए,
और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मतलब अगर मैं 1 रुपया यहाँ पे लूज कर रहा हूँ तो फायदा दूसरे ट्रेड में 1.5 रुपया होना चाहिए। अगर मैं 100 यहाँ पे लूज कर रहा हूँ पहले ट्रेड में तो दूसरे ट्रेड में 150 रुपये मुनाफा होना चाहिए। 150 रुपये मुनाफे का मतलब 150 रुपये का मुनाफा मतलब इट इज नॉट ए बिग डील। आप लोग जितने भी भाई ग्रुप में एक्टिव हैं और थोड़ा बहुत जानते हैं ना 150 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। जिस तरह से हम लोग स्ट्रैटेजी बात करेंगे या पिछली स्ट्रैटेजीज के बारे में जितने भी इम्प्लीमेंट करेंगे ना ये काफी आसान है। इट इज नेवर ए बिग डील। आंख करके सुबह लेटे लेटे आप बिस्तर पे भी ये काम कर सकते हो। आई विल टेल यू नाउ इंशाल्लाह। अभी एक चीज है स्टॉप लॉस। अभी हमको ये पता चल गया कि कितना अमाउंट हमें करना है। अमाउंट मैंने बोल दिया कि इतना परसेंटेज आप इसको रिस्क में लिए, इतना परसेंट आप शॉर्ट ट्रेडिंग में डालिएगा, इतना आप लॉन्ग टर्म में डालिएगा। उसके बाद में मैंने एग्जाम्पल बताया कि अगर 50% ट्रेड्स भी आप नुकसान में आते हैं तब भी आप द एंड ऑफ द डे विल बी हैविंग ए प्रॉफिट। ठीक है ना। 12% का प्रॉफिट आप साल में किसी भी हाल में लेकर आओगे। 12% का प्रॉफिट साल में किसी भी हाल में ले जाओगे, प्रोवाइडेड मतलब आधे आपके विनिंग ट्रेड्स होंगे या आधे आपके लूजिंग ट्रेड्स होंगे, फिर भी आप 12% कैसे भी ले जाओगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। नाउ अभी सब दूसरा सवाल में से ज्यादा क्या आता है कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। नाउ स्टॉप लॉस मैंने आप ग्रुप के डिस्कशन में बताया था टीआर वैल्यू के बारे में। अगर आपको याद है 3-4 महीने हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एटीआर वैल्यू कैसे देखते हैं और एटीआर वैल्यू को हम लोग कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं। वो मैं चार्ट्स बताऊंगा, वो भी आपको बता दूंगा साथ साथ। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई? सबको बात समझ में आ गई? मतलब एक भाई रिप्रेजेंट करके हाँ बता दीजिएगा। यहाँ तक कोई डाउट्स है? भाई जैसे 50% आप तो 12% आएगा। अगर जैसे उससे ज्यादा तो हमें रखना नहीं है, कम में कितने परसेंट तक आ सकता है वो देखिए विनिंग रेशियो हमारे स्ट्रैटेजीज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं ना, वो 70% होना चाहिए। अगर कोई भी आपको प्रॉफिट मतलब विनिंग रेशियो 50 to 70 है, आप दुनिया के बेहतरीन ट्रेडर्स में से शामिल हो। 50 to 70 मैं मिनिमम ले रहा हूँ, 50 विनिंग मिनिमम ले रहा हूँ। आप खुद ही ग्रुप में देख लो कि कितने ट्रेड्स हम लोग जो भी भाई दे रहे हैं, मोहसिन भाई दे रहे हैं, या खुबैब दे रहा है, या एजाज दे रहा है, या कोई दे रहा होगा, इमाम भाई दे रहे हैं। तो जितने भी ट्रेड्स आप देख रहे होंगे उनकी विनिंग रेट आप देखिएगा। 10 ट्रेड्स में से आपके 7 ट्रेड्स मिनिमम विन होते हैं, 3 ऐसे कोई होगा जो स्टॉप होते हैं। ठीक है ना। तो आप देख लीजिए उसका परसेंटेज 7% मतलब 70% आपकी विनिंग रेट है, उसमें सक्सेस रेट है। यहां तक आप बात समझ में आ गई। अभी हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसको हम कहते हैं रिस्क पर ट्रेड। ठीक है। रिस्क पर ट्रेड मतलब अभी हमने सबसे पहले क्या अमाउंट अलोकेट किया रिस्क के लिए? 23,000 1 लाख में दिया और हमने बोला कि भैया इसमें से ये अगर मुझे नुकसान भी होता है ना 23,800 तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। इंशाल्लाह अगर ना अल्लाह ना चाहे बट अगर हो जाता है तो ठीक है ना। तो यहाँ पे रिस्क पर ट्रेड अभी आप इसको अगेन 61.8 से डिवाइड करिएगा तो आपको आ जाता है 61.8 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं मैं, आप मान के चलिए कि आप ये ट्रेड्स आप एक साल में लॉन्ग टर्म और टर्म इन्वेस्टिंग दोनों मिलाकर 62 ट्रेड आप लेते हो, 62 ट्रेड आप लेते हो। ठीक है। उसको हम करेंगे तो पर ट्रेड आपका रिस्क वैल्यू हो जाता है 385। आप ये मान के चलिएगा मैं अगर ट्रेड ले रहा हूं 1000 का ट्रेड ले रहा हूं, 2000 ट्रेड ले रहा हूं, 10,000 का ट्रेड ले रहा हूं, मुझे ये वैल्यू रिस्क में डाल रहा हूं
और अगर नुकसान हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 385 नुकसान होंगे और उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, एक ट्रेड में अगर आपका पूरा रिस्क कैपिटल 23,000 का आपका होना है, तो आपको लगातार के पीछे एक आपके 62 नुकसान में होना चाहिए। ये तो मतलब कोई आंख ले लेना शेयर ऐसा नहीं होगा, लगातार आंख बंद करके ले लेना तो शेयर ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो कोई बदनसीबी होगा जो कि किसी के मतलब अभी किसी को सुनता नहीं, जबरदस्ती जानबूझ करके अगर वो गलत ट्रेड में चला तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। नाउ आप मान के चलिए कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे एटीआर वैल्यू जो भी होगा, रिस्क पर ट्रेड आपको यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया। रिस्क पर ट्रेड मतलब कोई भी ट्रेड अगर लूंगा, आज मैं विप्रो खरीद रहा हूं तो विप्रो में ज्यादा मुझे नुकसान 385 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर उससे नीचे रहा है मतलब उससे ज्यादा मेरा नुकसान बढ़ रहा है तो मैं उस ट्रेड को दूंगा, मतलब उसको से मैं निकल जाऊंगा। आई विल बुक माई प्रॉफिट्स। आपको समझ आ रही है ना भैया? हेलो जी आ रही है सर। जी आ रही है। जी, हाँ आ रही है। तो यहाँ तक एजेंट सॉरी एक बार और बता दीजिए। जी, ये वाला आपने लॉन्ग टर्म एलोकेशन वाला परसेंटेज इसी से क्यों डिवाइड किया आपने अमाउंट को? किससे 61 जी 61 से। देखिए 61 इस कोई मैजिक नंबर नहीं है, कोई लॉजिक अगर इसमें आप बोले तो एक लॉजिक है जिसमें आपको विनिंग रेशियोज देखने पड़ते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि 61.8 या 60 या 65 ऐसे नंबर्स जो आते हैं ना ट्रेड्स में, जो काफी सारे लोग यूएस में करते हैं, वहां पे एक लॉजिक है, दे कॉल इट एज मतलब विनिंग रेशियोज जितना भी आपका 60% से अगर 70% के बीच में अगर आपका होता है तो देन यू आर ए सक्सेसफुल ट्रेडर। नाउ ये फिगर मैंने क्यों लिया, 23.8 क्यों लिया, 38.2 क्यों लिया, 65 क्यों नहीं लिया, 70 क्यों नहीं लिया? इट इज जस्ट सिंपल जो फिबोनाची के नंबर्स है ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे रिसर्च में मैं कभी भी इन नंबर्स को ज्यादा तरजीह देता हूँ, 23, 23.8, 30.2 एंड 61.8। जब मैं चार्ट पे आऊंगा तो आपको बताऊंगा, फिबोनाची जब डालोगे तो ये नंबर्स आपको निकल के आएंगे। जी जी क्लियर है। जी। तो विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ अभी हमें कितना पैसा डालना है, कैसे डालना है, पर ट्रेड साइन करना है, यहां तक हमें बात समझ में आ गई। ठीक, तो अगला टॉपिक है, आगे हम टेक्निकल्स पे आ जाते हैं। टेक्निकल्स पे क्या आ जाता है, सबसे पहले टाइम फ्रेम आता है कि मैं अगर चार्ट हूं तो किस टाइम फ्रेम पे मुझे क्या चीज का ट्रेड मिले। इस हिसाब के लिए आपको ये चीज नजर आ रही है, टाइम फ्रेम्स फॉर चेकिंग द चार्ट्स बेस्ड ऑन द ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, 7 दिन का ट्रेड यूज कर रहे हैं, तो आपका टाइम फ्रेम मतलब चार्ट का कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम जो है वो 1 घंटे से डेली तक का होना चाहिए। अगर आप 1 हफ्ते से 3 महीने तक का अगर आप ट्रेड होल्ड करते हैं, यानी शॉर्ट टर्म होल्ड करते हैं, तो आप उसको डेली फ्रेम पे 3 महीने से 1 साल तक यानी मिड टर्म अगर आप देख रहे हैं तो आप वीकली चार्ट्स देखेंगे। ठीक है, 1 साल से ज्यादा होगा आप दोनों मंथली एंड वीकली देखें। इंट्राडे में अगर कोई करना चाहता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, बीटीएसटी के लिए 30 मिनट का चार्ट देखते हैं, ये रूल बना के लीजिएगा। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई टेक्निकल की। पहले मुझे ये चार्ट अगर मैं किस टाइप का ट्रेड ले रहा हूं उसका टाइम फ्रेम मैं आपको बता दिया। ठीक है, यहां तक स्टेप समझ में आ गया होगा। नाउ वी गो टू चार्ट्स।
आपको एक ये निफ्टी का चार्ट नजर आ रहा होगा। निफ्टी ने अपना लाइन तोड़ा है, ये काफी आने के चांसेस इसके काफी हैं। अभी आप पूछ रहे थे ना, मतलब मैं ये नंबर्स क्यों ले रहा हूँ 23.6 और ये सारी चीजें यहाँ पे देगा। अगर आप फिबोनाची नंबर कहीं पे भी डालते हैं तो ये नंबर्स आते हैं 20.6, 38.2, 0.5, 618। तो मैंने इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, 61.8, 38.2 और 23.6। इन्हीं नंबर्स को मैंने कन्वर्ट किया है। मैंने कोई मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है। ये नंबर्स मुझे एक कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे लगे और मुझे ये नंबर मेरा एक फेवरेट है। वो कैलकुलेशन काफी लंबा है विच इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशंस। वो इंटीग्रेशंस अगर जब हम करेंगे तो मैं सॉरी इंटीग्रेशंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है मैथमेटिक्स का, को बता दूंगा ये चार्ट सॉरी कभी कैलकुलेशंस डाल के मैं क्यों करता हूँ, ठीक है ना। नाउ लेट मी रिमूव दिस और एक चार्ट ले लेते हैं। कोई चार्ट बताइएगा, नाम बताइएगा कोई भी। प्रदीप नॉन कंप्लायंट है। दूसरा इन्फोसिस, रिडिंगटन, टीसीएस। मिर्जा। नहीं ऐसे ऐसे एड हॉक मत दीजिएगा। कोई मतलब ऐसा ब्रांड जो हमारे पास चल रहा है, ये क्यों चल रहा है। मिर्जा इंटरनेशनल, का कोई दे दीजिए। अभी किसी ने देखा इन्फोसिस, वेब सोलर, मिर्जा ले लो। मिर्जा पहले हम लोग निफ्टी की बात करते हैं, लोगों को फट रहे कि यार ये कुछ बोल रहा है, ठीक है। नो देखिए, ये एक इन्फी चार्ट है। इन्फी मींस इन्फोसिस का चार्ट है और इसका टाइम फ्रेम जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे है और कैंडलस्टिक का चार्ट है। अब हम ये चाहते हैं कि ये मूव, ये आपको लगता है कि यहां से यहां तक से यहां तक का मूव, यहां से यहां तक का मूव, ठीक है, यहां से यहां तक का मूव। अब आप यही चार्ट कोई भी चार्ट देख लीजिएगा, ये एक मूव आता है यहाँ पे। तो यहाँ से हमें कितने दिन लग रहे हैं, अगर एग्जांपल मान के चलें कि यहाँ से यहाँ तक ये 3 डेज इसकी, यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं ब्लू जो बॉक्स पॉपअप हुआ है उसमें आपको नजर आया है कि 43 डेज में क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। 43 डेज में उस 25% का रिटर्न दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 25% का रिटर्न 43 में दिया है। 30 दिन की ट्रेडिंग साइकिल थी, ट्रेडिंग 30 दिन में हुए थे। अगर हम बड़ा मूव की बात करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर दूं, मान लीजिए कि मैं यहां से मैं ट्रेड चालू किया और यहां तक लेके गया, तो ये देखिए ऑलमोस्ट मनी, ठीक है, 97.2 और ये 454 डेज। 454 का मतलब ये है कि तकरीबन 1 साल का ट्रेड है, 1.5 साल का ट्रेड है, ठीक है ना। डेढ़ में हमें डबल करने का मुझे ये स्टॉक ने मौका दिया। लेकिन इन्फी माना जाता है कि सबसे स्लो स्टॉक, आप मानते हो कि नहीं मानते हो, लेकिन इन्फी इज स्लो स्टॉक। मान भी लीजिए कि अगर ये सबसे ज्यादा स्पीड वाला स्टॉक है, तो इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। नाउ एग्जांपल, सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म की बात कर लेंगे। लॉन्ग टर्म में हमने टाइम फ्रेम चीज में क्या देखा, 1 साल से ज्यादा अगर हो तो कौन सी टाइम का कैंडल देखना चाहिए, वीकली एंड मंथली। वीकली एंड मंथली। वेरी गुड, थैंक यू। सॉरी, उसमें हम डेट देख लेंगे। मान के चलिए हम लोग यहाँ से देख रहे हैं 12 मई 2021, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये हो गया 245 डेज 47% रिटर्न। ये एंड डेट हो गया 14 जनवरी 22 तक।
तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन डाल दें और यहाँ पे हमने ट्रेड एग्जिट किया, आई विल चेंज दिस टू मंथली। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया था लेने का, यहाँ पे डिसाइड किया था, यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया। तो आपको यहाँ पे क्या चीज नजर आ रही है, नीचे कुछ इंडिकेटर्स हैं, वो इंडिकेटर्स का नाम मैं अभी बताऊंगा, कुछ लॉजिक है यहाँ पे इसको इंडिकेटर्स को डालने के लिए, वो बताऊंगा। इस इंडिकेटर में आपको सबसे ज्यादा आपको क्या रहा है कि ये वाली जो लाइन है ना, मतलब ऊपर वाली जो लाइन है वो ग्रीन है और इस 20 इसका लेवल है, 25 इसका लेवल है, 25 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे नीचे वाले इंडिकेटर में एक लाइन है जो कि नीचे वाली ग्रीन ब्लू लाइन से वाली लाइन जो है वो ऊपर ट्रेड कर रही है। देखिए यहाँ ऊपर ट्रेड कर रही है, ऊपर ट्रेड कर रही है, ऊपर ट्रेड कर रही है। अब इस चीज को हमें कैप्चर करना है, ये बहुत ही आसान है। जब आप समझ जाओगे ना इस चीज में क्या बोल रहा हूं, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये हमें नहीं पता, बिल्कुल अगर अब पता चल गया है तो हम लोग इस मतलब सेटअप पे हम लोग करेंगे। आपको करना ये चाहिए कि यहां से आप ले लेते ट्रेड, ठीक है। अगर आपको मिलता, नहीं भी मिलता, यहां से यहां तक का आपका ऑफ इंक्रीज इज 40%, 40% इंक्रीज मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स के नाम डिस्क्लोज कर रहा हूँ। इस इंडिकेटर नाम है, ये जो इंडिकेटर है ये है कंपैरेटिव आरएसआई, ठीक है, नहीं कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, इंडेक्स नहीं है ये, कंपैरेटिव रिलेटिव सॉरी आरएस स्ट्रेंथ, कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। अब ये आप लिख नोट्स, मैं आपको बताऊंगा इसको करते हैं क्या, कैसा है, ठीक है। मैं अभी फिलहाल इसको कंपैरेटिव आरएस ये कैसे डालते हैं वो देख लेते हैं। ये सीएमओ है इंडिकेटर अपने लिए। देखिए आपका ये चार्ट है, अभी आपके सामने मैं इंडिकेटर सेलेक्ट कर रहा हूं, कंपैरेटिव, ठीक है, कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, देख रहे हैं आप, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये जो 40 है ना, ये आपको काफी सारे मिल जाएंगे उधर, कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ ये सारे कुछ मिल जाएंगे, बट ये देख लीजिएगा पंपी करके एक है, उसका सेलेक्ट करिएगा, आप अच्छा लगेगा ये। इससे अच्छा भी एक और है, एक सेकंड दीजिएगा, ये कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टॉक, ठीक है, भारत ट्रेडर करके है, सॉरी ये ले लीजिएगा, तो दूसरे के लिए है, मैं फिर कभी बताऊंगा आपको। कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टॉक बाय भारत ट्रेडर, लिख लीजिएगा, कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टॉक। जब आप इंडिकेटर डालेंगे तो ये इंडिकेटर ऐसे लाइन पे कुछ आएगा, ठीक है। अब कि आप सेटिंग्स में जाइएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ किसी इंडेक्स से, या हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ए है कि मेरा ये जो स्टॉक है, इन्फोस जो स्टॉक है, वो किसी से आउट परफॉर्म करे या किसी से आगे बढ़े, किसी से ज्यादा, मतलब कोई चीज या 100 की स्पीड पे चल रही है तो मेरी गाड़ी 20 पे चाहिए, मतलब हम उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो अब मेरा इन्फोसिस का स्टॉक जो है वो एक नॉर्मल स्पीड पे चलता है, लेकिन एक मार्केट जो है आपका निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, या निफ्टी आईटी हो गया, ये सारे स्टॉक्स जो हैं एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा आपके मतलब चढ़ाव होते हैं,
जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी डाला था, निफ्टी हमें चढ़ाव पे होता है, चढ़ाव पे होता है। अगर बढ़ता भी है तो स्पीड से, गिरता भी है तो स्पीड से गिरता है। करेक्ट है ना? यहाँ तक आपको समझ आएगी बात। इसको मैं 10 पीरियड के निफ्टी से कंपेयर करूंगा। ठीक है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है इन्फोसिस का, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है इन्फोसिस का। मैं इसको कंपेयर करूंगा निफ्टी के 10 पीरियड के रिलेटिव स्ट्रेंथ से। मतलब निफ्टी के मुकाबले ये स्टॉक कितना बढ़ रहा है। ये निफ्टी डाउन हो रहा था, यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करता हूँ समझाने के लिए। देखिए निफ्टी यहाँ पे बढ़ रहा था, निफ्टी बढ़ रहा था, तो आपका ये ऑरेंज कलर का जो है, या फिर मैं उसको कोई और कलर कर देता हूँ। कौन सा कलर कर दूं? ब्लैक, ठीक। ये देखिए ब्लैक है इन्फी का, ये जो कलरफुल है आपकी निफ्टी आ रही है। निफ्टी के मुकाबले ये क्या परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म? ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे निफ्टी बढ़ रहा था लेकिन इन्फी गिर रहा था, ऐसा वाला कंपैरिजन है। यहाँ पे कब से बढ़ रहा था? यहाँ से आप बढ़ रहा था। ये कंपैरिजन है निफ्टी का और हमारे स्टॉक का। यहां तक बात समझ में आ गई? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने की कोशिश करिए। यहां तक बात समझ में आ गई? आ गए तो बढ़िया। निफ्टी कैसे ऐड करेंगे भाई इसमें? ठीक है, देखिए इसको मैं क्लोज कर रहा हूं, दोबारा बता दूंगा। इंडिकेटर कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टॉक। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये डालने के बाद मुझे एक लाइन आ गई जिस बता रहा है RS रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्टॉक। स्टॉक है इन्फी। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे निफ्टी से। ये निफ्टी से हम कंपेयर करेंगे 10 पीरियड। ठीक, अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये बता रहा है कि ये निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। सेटिंग्स में जाइए, 10 पीरियड ऑन कर दीजिएगा, ये ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपको ये मिल रहा है कि निफ्टी, अगर निफ्टी से कंपेयर करना है, आईटी करके डाल दीजिए, ये इधर आ जाएगा। निफ्टी आईटी से, निफ्टी आईटी तो आपको पता है, मतलब निफ्टी आईटी इज इंडेक्स ऑफ आईटी स्टॉक्स इन निफ्टी। करेक्ट, आईटी स्टॉक्स इन निफ्टी। वो उसको कंपेयर करने के लिए हम वो निफ्टी आईटी का यहाँ पे सेटिंग्स में डाल दिया, तो वो निफ्टी आईटी से करेगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिसको समझ में नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल ले लीजिए, स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। मैं यहाँ बता रहा हूँ। बेटर क्या है जो उसका इंडेक्स निफ्टी का, आईटी का, या निफ्टी 50? निफ्टी 50 इज बेटर बिकॉज निफ्टी स्टॉक में व्हाट यू कॉल, आपको देखिए इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप काफी सारा पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स रख रहे हैं तो आपको निफ्टी आईटी कंपेयर करना अच्छा है। ठीक है, नहीं आप स्टॉक जंप कर रहे हैं, नहीं मुझे सिर्फ निफ्टी का ही देखना है, इट बिलोंग्स टू आईटी सेक्टर, आप आईटी सेक्टर से देख लीजिए, बेटर रहेगा। मैं देखता हूँ एक मार्क को वो परफॉर्म, आउट परफॉर्म करना चाहिए मार्केट में। अभी निफ्टी की ये बहुत ज्यादा व्हाट यू कॉल आउट परफॉर्म कर रहा है, बहुत कम, मतलब लाइन बहुत करीब है, करीब है यहाँ पे। समझ रहे हैं आप? अगर वो मार्केट को यानी निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा है, देखिए निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे वो वोलेटिलिटी नहीं है। ठीक है, जो भी चल रहा है भैया, इन्फी जो है मार्केट के हिसाब से वो ज्यादा ऊपर चल रहा है। अगर मैं पहला वाला चार्ट देखता तो मुझे कंफ्यूजन बहुत रहता, मतलब ये वाला जो मुझे मूव है वो मुझे क्या लगेगा, अरे यार ये बहुत करीब है, मुझे मतलब ले चाहिए, डाउट रहे। कंफर्मेशन के लिए मैं क्या चाहता हूं कि आप मल्टीपल प्रैक्टिस के लिए, जब तक आपको इस चीजों में एक्सपीरियंस ना हो जाए, आप ऐसा प्रैक्टिस करिए कि इनका स्टॉक आईटी का स्टॉक है तो आईटी के इंडेक्स को भी कंपेयर करिए, टोटल मार्केट से भी कंपेयर करिए।
तो आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। पहली चीज यहाँ पे इंडिकेटर के आपको समझ में आ गई। तो हमारा पहला ये इसकी सेटिंग्स में आपको बता देता हूं, ये पीरियड इज 10 पीरियड का ही आप लेना है। ओके, यहाँ पे समझ में आ गया यहाँ तक। तो डिफॉल्ट सेटिंग्स अगर आपके पास में कुछ और है तो यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। पीरियड शुड बी 10। ओके, ये एक हो गया। सबसे पहला कंडीशन में देख रहा हूं इस इंडिकेटर में, उसका इन्फी का रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो इट हैज टू आउट परफॉर्म विथ निफ्टी। समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टॉक का, जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं वो मार्केट से ज्यादा चाहिए। यहाँ पे देखेगा मार्केट बड़ा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। यहाँ पे देख कहाँ बढ़ा है, आपको ये बता आपको ज्यादा, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट इन कंसिडरेशन। अगर इस तरह देखेंगे, इससे देखेंगे चार्ट को, ये जो स्टॉक आपको यहाँ पे ये जो मूव नजर आ रहा है ये आपको हो जाएगा टर्म, ठीक है ना। जितना भी आपका परसेंटेज आएगा यहाँ पे आपको इंडिकेशन ये आउट परफॉर्म करने लगा है निफ्टी से। यहाँ से आप यहाँ तक भी अगर ट्रेड लेकर खत्म कर देंगे ना, ये भी आपको 50% ट्रेड है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बड़े परसेंटेज की। परसेंटेज मतलब यहाँ पे जितना परसेंटेज हो रहा है आप देखिएगा, इतने परसेंटेज जो हो रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, यहाँ पे अगर मैं स्टॉक ले रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ तो 300% का रिटर्न, 3 गुना ज्यादा। इस बड़ी चीज के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें ठीक है, वो तो आप जानते हैं 50% का मूव हो जाएगा, ये 20% का मूव हो जाएगा, लेकिन हम लोग पकड़ना चाहते हैं, मतलब एंटर तरह करेंगे कि वो स्टॉक दुगना 3 ज्यादा हो जाए, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको अंदाजा लगेगा कि टाइम लगेगा, सब्र लगेगा। ये 2 चीजें आपके में नहीं है तो आप ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब वी बात कर रहे हैं समथिंग वेरी सब्सटैंशियल, मतलब कोई ऐसा गेन हमें मिले यहाँ से। आज में मेरे पास में फर्ज करिए आपके पास में 1 लाख रुपया आता है एग्जाम्पल, और आपकी उम्र 25 साल मान के चलिए। अब 20-25 साल में मेरा हर साल में मेरा 1 लाख रुपया आता है, तो मैं इन 1 लाख से 2 ट्रेड लूंगा सब्सिडियल अमाउंट हैवी क्वांटिटी में डाल करके। इस सेटअप से ऐसा 2 ट्रेड हर सालाना 2 ट्रेड लूंगा, जिससे मेरे को अगले फॉर एग्जाम्पल 3 साल में, 5 साल में, लेटर से 10 साल में मेरा ये पैसा जो है 50 का जो है वो हो जाए। अभी 50 में मैंने एक ट्रेड लिया, 50,000 में मैंने ट्रेड लिया, 10 साल मैंने इंतजार किया। फर्ज करिए 10 साल टाइम लग जाता है। अगर 10 साल में, तो अगले 5 साल में मेरा 1 लाख का कितना हो गया, सॉरी 50,000 का कितना हो गया, 1 लाख, ठीक है ना। फिर वो 1 लाख अगले 5 साल में कितना होगा, डबल होना है तो 3 गुना होना है तो 2 लाख होगा। करेक्ट है, कैसे नहीं। तो ये 2 लाख का जो फाइनेंशियल अमाउंट है, उस चीज को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में अमाउंट शुड बी, मतलब जब आप एक ट्रेड से निकलोगे तो इट शुड बी अ सब्सटैंशियल अमाउंट। ऐसा नहीं कि वो यार मैंने पैसे डाले 50 के, 10 साल के बाद में 60 हो गए, मैंने 10 साल होल्ड करके रखा, ये इसमें मजा नहीं है, ठीक है ना। वो भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जितना दिया, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट बिग। हम छोटी बात कर रहे हैं, छोटा छोटा नहीं बात कर रहे। छोटा छोटा बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे ये जो छोटे मूव से, ये जो छोटे मूव से बात करेंगे, ये जो छोटे मूव से हम बात करेंगे, ये जो छोटे मूव से हम बात करेंगे, लेकिन बड़ी बात सोचिएगा। अब फिलहाल यहाँ तक बात समझ आ गई भैया आप लोगों को? जी, यहाँ तक कोई डाउट्स है? जब पे क्रॉस ओवर करेगा तब बाय करना है, तब लोअर नहीं, साइड अभी बाइंग की एंट्री मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ बोला ही नहीं है। मैंने आपको सिर्फ इंडिकेटर समझाया है, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताई नहीं है, स्ट्रैटेजी मैंने बताई नहीं है अभी तक आपको, ठीक है। ओके,
यहाँ तक समझ आ गई बात। ये हमारा दूसरा इंडिकेटर था, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। दूसरा इंडिकेटर मैंने क्या था, सीएम। डेली पे भी काम करता है, किस डेली टाइम पीरियड पे काम कर? नहीं सर प्लीज सुनिए, मैं आपको मिड टर्म्स और लॉन्ग टर्म की पहली बात बताऊँ, लॉन्ग एंड मिड टर्म्स की आप बात बता रहा हूँ। डेली पे ये काम नहीं करता, डेली पे दूसरा मैं अभी बताता हूँ आपको, थोड़ा सा सब्र करिएगा। आपका आ जाएगा, मैंने बोला था सीएमओ। ये सीएमओ एक दूसरा इंडिकेटर है, इसका नाम है शंडे मोमेंटम ऑसिलेटर। ठीक है, इसमें आपको एक ड्रॉप मिलेगा सिर्फ मोमेंटम ऑसिलेटर। मैं ये सेलेक्ट नहीं करूंगा, मुझे रिकमेंड भी नहीं करूंगा। एक मेरे भाई है, मतलब मोहम्मद अदनान करके, इन्होंने ये बनाया है, ये करता हूं मैं। ठीक है, शंडे मोमेंटम ऑसिलेटर CMO। अब मैं इसको क्यों सेलेक्ट करता हूं, आप अगर देखते हैं तो इसमें मेरे पूरे स्ट्रैटेजीज मैंने आपको क्या क्या बताया, RVGI बताया था मैंने आपको, MACD बताया, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। नॉर्मल सा जो मतलब दूसरा जो इंडिकेटर अब ये निकल के आ रहा है ना CMO में, शंडे मोमेंटम ऑसिलेटर, इसमें कुछ नहीं, मतलब ये सीधा सा है। यहाँ पे लगाएंगे तो ये इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा आपको। ये इंडिकेटर इस भाई ने बनाया ना, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, इसको इस्तेमाल करिएगा। नोट कर लिया आपने? अच्छा, इसकी सेटिंग्स अभी है, सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करेंगे। सर इसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है? रिकॉर्डिंग मिल सकती है इसकी? रिकॉर्डिंग ट्रैवल में हो, नेटवर्क का इश्यू आ रहा है इसकी। नहीं, इसमें तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, बहुत सारी देनी पड़ेगी हमारे, तब वो जा करके रिकॉर्ड जाएगी। दुआ करिएगा इंशाल्लाह रिकॉर्ड ठीक ठाक हो जाए, इनमें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके पास में हूँ, थोड़ा सा मुझे एक चपाट मार करके जगा दीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको। चलिए ओके, अभी ये इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया CM का। ये यहाँ पे आपके इंडिकेटर के एक सेटिंग्स यहाँ पे हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं भाई? यहाँ तक ये ओवर जोन और ओवरसोल्ड लेवल की बात कर रहा है। ठीक है, इज 9, उसको 9 ही रखिएगा। ठीक है, इसको आप 25 कर दीजिए, इसको आप -25 कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पे स्टाइल में जाइएगा, बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, CMO को एक्टिव रख दीजिएगा और ये सारी निकाल दीजिएगा। इंडिकेशंस देना जो है ना, वो इंडिकेशंस दूसरे लेवल्स की दे रहा है, डोंट गेट कंफ्यूज। अगर आप ये लेवल्स जो है HBD RBD जो लेवल्स हैं, वो लेवल्स को निकाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात? ओके ओके, नाउ हमारा इंडिकेटर रेडी है। ये डाइवर्जेंस भी निकाल दीजिएगा, दिस विल आल्सो कंफ्यूज। कहाँ गया इसका डाइवर्जेंस? हाँ, हाँ पानी देना थोड़ा सा। हाँ? एक सेकंड, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट चीज है ना यहाँ पे, एक CMO है, एक EMA है, बाकी सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं। ये आप रखिएगा, मैक्सिमम लेवल 0 लेवल जो है, मतलब वो रेंज करता है 0 to 100 रेंज करता है, इसको मत निकलेगा।
और मिनिमम लेवल जो है वो 100, मतलब एक ऑसिलेटर जो भी है 100 और -100 के बीच में काम करेगा। हमने जैसे यहाँ ये चेंज किया ना ओवरबॉट लेवल और ओवरशोड लेवल, ये यहाँ पे आकर रिफ्लेक्ट होता है कि भैया ये ओवरबॉट लेवल 25 और ये -25 के। ये इंडिकेटर की सेटिंग्स है या आपने इंडिकेटर डाल दिया। ओके, नाउ यहाँ पे इंडिकेटर लेवल्स, थोड़ा सा पानी पी लूं भाई। ओके, अब यहाँ पे इंडिकेटर की बात आ जाती है। जब भी मतलब अभी अब स्ट्रैटेजी शुरू हो रही है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। 2 कंडीशंस इसमें मीट होनी चाहिए। एक पहला कंडीशन है कि स्टॉक शुड बी आउट परफॉर्मिंग द इंडेक्स, मतलब स्टॉक इंडेक्स से ज्यादा आउट परफॉर्म होना चाहिए, मतलब स्टॉक में स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है ना, समझ रहे हैं भाई? हेलो जी भाई समझ रहे हैं। समझ रहे हैं। जी जी एक बार फिर से रिपीट करो ना जोधा। कौन सी? एजाज भाई 1-2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। एजाज भाई जी जी जी, 2 कर लेते हैं। हाँ ठीक है। 10 मिनट।